अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। हमारे ऑनलाइन लेक्चर में हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वेव का, और कल हमारे वेव के तमाम टॉपिक वेव वाले चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारे पास नई बुक हमने स्टार्ट लेनी है, क्योंकि आपके पास वेव एंड ऑक्सीलेशन वाली बुक है, उसमें आपने फ़र्स्ट 2 चैप्टर करने थे। फर्स्ट चैप्टर हमारा कॉलेज में हो गया था, सेकंड चैप्टर हमने ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट कर लिए। और अब आपने नई बुक लेनी है। आपकी बुक होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। कंप्लीट ये बुक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और उसी के साथ आपके पास है थर्मोडाइनमिक्स। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कोर्स आपने अभी नहीं करना, वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में होता है। उसमें जो थर्मोडाइनमिक्स का कोर्स है वो हमने अभी स्टार्ट लेना है, तो आपने बुक्स ले लेनी है, क्योंकि आपने इसके अंदर से भी 3 to 4 आपने चैप्टर करने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसमें से 2 या 1 तो मस्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन आने ही आने हैं। शॉर्ट के साथ साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन तो मस्ट है, लेकिन हमारे पास सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं थर्मो में से। तो आपने अभी से ये बुक ले लेनी है और आपने साथ साथ अपना काम स्टार्ट लेना है। थर्मोडाइनमिक्स में हमारा जो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, वो हमारे पास चैप्टर का नेम है टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर, कि मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या होते हैं और माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या होते हैं। मैक्रो का वर्ड जब भी आ जाता है तो उसका मतलब होता है उनमें लार्ज चीज़ों की बात करते हैं, और माइक्रो का वर्ड जब भी आ जाता है तो हम लोग स्मॉल थिंग्स के बारे में करते हैं। तो अब यही सामने रखना है कि हमारे पास मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या है। लार्ज पैरामीटर मीन ऐसे पैरामीटर जिनको हम लेबॉर्ट्री के अंदर या हम लैब के अंदर डायरेक्टली, या दूसरी वर्डिंग में हम कहते हैं कि हम इजीली मेजर कर सकते हैं, उन तमाम पैरामीटर्स को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। जिसकी एग्जांपल में हम आ जाएँ तो फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया टेम्परेचर। हमारे पास टेम्परेचर एक मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम होगा। अब ये कैसे हमारे पास लेबॉर्ट्री में डायरेक्टली मेजर हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो थर्मोमीटर एक ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे लैब के अंदर थर्मोमीटर हमारे पास आसानी से इजीली अवेलेबल होता है, तो वहाँ से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर मेजर करना। तो प्रेशर बेसिकली आप क्या डिफ़ाइन करते हो, प्रेशर को आप डिफ़ाइन करते हो फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं प्रेशर को डिफ़ाइन करूं, जनरल जो हम कहते हैं कि वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये हमारे पास फोर्स बेसिकली कहाँ से आता है, तो आपको फोर्स पता है, आपके पास होता है F=mg, जिसे हम लोग वेट भी कहते हैं। तो आपके पास जो सिलेंडर है जिसके अंदर आपने गैस फिल की हुई है, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ होता है, और पिस्टन के साथ आप वेट को रख सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ वेट है, कि 5 kg का वेट है, 6 kg का वेट है। तो उसके ज़रिए से आप प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। मीन जितना वेट है इस मीन आप उतनी फोर्स लगा रहे हैं उस सिलेंडर के ऊपर, जिसका एरिया आपको मालूम होगा, तो वहाँ से आप प्रेशर को ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है वॉल्यूम। हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ मोस्टली आपके पास स्केल मेंशन होता है, तो स्केल की मदद से आप बता सकते हो कि आपकी गैस जो है उसका वॉल्यूम कितना है। तो ये हमारे पास सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिन्हें हम डायरेक्टली लेबॉर्ट्री में मेजर कर सकते हैं, और इन्हें हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। इसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। अब माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर ऐसे पैरामीटर होते हैं जिन्हें हम लेबॉर्ट्री के अंदर या लैब के अंदर ईज़िली मेजर नहीं कर सकते। जिसके एग्जांपल आ जाते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक गैस है, सिलेंडर में फिल है, तो आप ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, 10,000 मॉलिक्यूल हैं, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, आप उसके ईजिली नहीं बता सकते। तो ये आपके पास एक माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। इसी तरह वो जो मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी आपके पास कितनी है, वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप नहीं बता सकते। तो ये सारे जो पैरामीटर है ये माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। अब ये एक और बात मज़े की बात है कि अभी हम ये बात कर रहे हैं ना कि माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, मतलब इसका मतलब हम इन्हें मेजर कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये ऐसे पैरामीटर होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। ये खुद डायरेक्टली, जैसे हमारे पास मैक्रो डायरेक्टली मेजर हो सकते हैं, ये खुद डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकते, इनडायरेक्टली ये मेजर हो सकते हैं, और इनडायरेक्टली इन्हें मेजर करने के लिए हमें मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर की ही ज़रूरत पड़ती है।
जैसे आगे पास है ना टेम्परेचर, आप टेम्परेचर में ये करोगे और इसी में हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में हम एक प्रूफ देखेंगे कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², तो हम वहाँ से वेलोसिटी आसानी से किसी मालिक्यूल की फाइंड कर सकते हैं। तो ये ऐसे पैरामीटर हैं जिनको मेजर करने के लिए हमें मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास सिस्टम क्या होते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसे, हमारे पास लैब के अंदर हम किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को एक उसकी बाउंड्री फिक्स कर देते हैं, जो जिसकी बाउंड्री हमारे पास फिक्स होगी वो हमारे का कहलाएगा सिस्टम। इसलिए एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम क्लासरूम में, वो क्लासरूम की जो वाल है उन्हें हमने बाउंड्री फिक्स कर दी है कि हमने इस क्लासरूम के इन वाल के अंदर रह के काम करना है, इससे बाहर नहीं जाना। अब वो जो क्लासरूम है और उस क्लासरूम के ये जो हमारे पास वाल हैं, ये हमारे पास बाउंड्री हैं, तो ये क्लासरूम के अंदर वाला जो सारा पोर्शन है ये हमारे पास कहलाएगा सिस्टम। और इसी क्लासरूम के जो बाहर वाला पोर्शन है, बाउंड्री से जो बाहर वाला पोर्शन है, वो हमारा कहलाता है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो हमने जो बाउंड्री फिक्स कर लेते हैं उसके बाउंड्री का जो अंदर वाला रीजन होता है वो हमारे लिए कहलाता है सिस्टम, और उसके जो बाहर वाला बाकी जितना भी रीजन है, मेन बाकी जो सारा कॉलेज है, वो हमारे पास कहलाएगा इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हमारे पास है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए इसमें कुछ हमारे पास टर्म्स यूज़ हुई हैं, तो उन टर्म्स को हम पहले समझ लेते हैं। तो पहले हमारे पास टर्म है एडियाबैटिक वाल। एडियाबैटिक का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए ना, वहाँ पे आपने याद रखना है कि वो ऐसा सिस्टम होगा या जहाँ पे अगर वाल कर रहे हैं तो ऐसी वाल है जिसके अंदर से ना हीट इन हो सकती है और ना हीट उस सिस्टम से आउट हो सकती है। मीन ऐसी वाल जिसके अगर कोई दो हमारे पास सिस्टम आपस में कनेक्ट हैं, तो उन दोनों के दरमियान अगर एडियाबैटिक वाल है तो इट्स मीन उन दोनों के दरमियान ना हीट इन हो रही होगी ना ही हीट आउट हो रही होगी। मीन कोई भी हीट, या दूसरी वर्डिंग में हम कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी का कोई भी वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, कोई शेयरिंग नहीं होगी। मीन ये एज ए इंसुलेटर के तौर पर आपके पास बिहेव करेगी। दूसरी हमारे पास होते हैं डायाथर्मिक वाल। डायाथर्मिक वाल क्या होते हैं? ऐसी वाल जो अगर दो सिस्टम के दरमियान है तो वहाँ पे हीट या एनर्जी की शेयरिंग इजीली हो सकती है। मीन ये वाल एज ए इंसुलेटर या इंसुलेटिंग वाल के तौर पर बिहेव करती है। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर हम कहते हैं कि दो सिस्टम है जिनका टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो इसका मतलब होगा कि वो दोनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये तो बेसिक टर्म थी जिसको समझने के लिए हमारे पास यूज़ थी। तो बेसिक हम आते हैं मेन अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर आपके पास दो सिस्टम है, एक को हम सिस्टम कहते हैं ए और एक सिस्टम कहते हैं बी, ये हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम पे है किसी सी के साथ। ठीक है, इसका ये मतलब है अगर हम ये कहते हैं कि सिस्टम जो ए है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ, और जो बी है और वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ, तो इसका मतलब है कि ये जो ए बी हैं ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर दो सिस्टम हैं और वो किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं, तो इसका मतलब है कि वो दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं। इसका मतलब क्या? मैं टेम्परेचर की बात करती हूँ। अगर मेरा सिस्टम जो है वो सी वाला, उसका टेम्परेचर है 5 केल्विन, तो ये ए के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पे है तो इसका मतलब है इसका भी है टेम्परेचर 5 केल्विन। अगर हम कहते हैं सी है उसका 5 केल्विन है टेम्परेचर और बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब बी वाले का टेम्परेचर जो है वो भी 5 केल्विन है। तो अब देखो हमने बात की ए वाले का भी 5 केल्विन है और बी वाले का 5 केल्विन है, इट्स मीन ये भी दोनों आपस में क्या है? एक थर्मल इक्विलिब्रियम पे। ऐसे इस चीज़ को अब हमने समझना है तो हम लोग कंसिडर करते हैं अपने दो सिस्टम। एक हमारे पास है सिस्टम ए और एक हमारे पास सिस्टम है बी, और इन दोनों के दरमियान हम कहते हैं एडियाबैटिक वाल है। अगर एडियाबैटिक वाल है तो इसका मतलब है ये दोनों बेशक आपस में कांटेक्ट में रहें, लेकिन इनके अंदर जो हीट की या एनर्जी की ट्रांसफ़र नहीं होगी। मीन हमारे पास कोई हीट जो है वो ए से बी की तरफ नहीं आएगी और कोई हीट जो है वो बी से ए की तरफ नहीं आएगी। लेकिन फिर क्या होता है, हम इसी के साथ कंसिडर करते हैं अपना एक थर्ड सिस्टम। अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एक थर्ड सिस्टम, ठीक है, थर्ड सिस्टम ये है, ये हमारे पास ए और बी जो है ये हमारे पास एडियाबैटिक वाल के साथ हैं, लेकिन जो थर्ड सिस्टम है वो इसके साथ डायाथर्मिक वाल के साथ है, इन दोनों सिस्टम के साथ। अगर डायाथर्मिक वाल है तो इस मीन इसके साथ भी हीट इन एंड आउट कर सकता है सी वाला सिस्टम, या ए सी के साथ कर सकते हैं या सी ए के साथ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सी और बी जो है ये भी डायाथर्मिक वाल के साथ है, तो इस मीन इन दोनों के दरमियान भी हमारे पास हीट एक्सचेंज हो सकती है। अब होता है क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ
इसका टेम्परेचर जो है ए वाला जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर है 5 और ये जो हमारे पास सी वाला सिस्टम है इसका टेम्परेचर है 15। अब हमारे पास क्या होगा, हमें ऑटोमेटिकली पता है कि चीज़ें जो होती हैं वो हाई से लो की तरफ फ्लो करती हैं। तो अब क्या होगा, ये जो सी वाला सिस्टम है अपना जो टेम्परेचर है या अपनी हीट जो है वो ए वाले को ट्रांसफ़र करने स्टार्ट कर देगा। या चलो इसे हम ले लेते हैं, ये हमारे पास है 16 और ये हमारे पास है 4। अब वो क्या करते हैं, ये इसे ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट में जितना ज़्यादा इनके दरमियान डिफरेंस होगा हीट का, इतनी ट्रांसफ़र ज़्यादा होगी। लेकिन टाइम टू टाइम ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश करेंगे तो ये ट्रांसफ़र हमारे पास कम होती जाएगी। और एक टाइम आएगा कि आप देखोगे कि इसका टेम्परेचर आपके पास हो जाएगा 10 केल्विन और इसका टेम्परेचर भी आपके पास क्या हो जाएगा 10 केल्विन। दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाएगा। जब दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाएगा इसमें ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। सिमिलर प्रोसेस हम देखते हैं बी और सी का, कि उसमें भी ऐसे ही होता है कि ये हमारे पास 4 पे था, ये 16 पे था। इन्होंने क्या किया, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से शेयरिंग स्टार्ट की। हाई से लो की तरफ हीट फ्लो करती है और जैसे ही फ्लो करेगी तो एक टाइम आएगा कि दोनों का हमारे पास जो हीट है या दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो सेम हो जाएगा। और जब आपके पास टेम्परेचर सेम हो जाता है तो वहाँ पे जो ट्रांसफ़र होना होता है, हीट का जो फ्लो होना होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो अब उस टाइम ये जो हमारे पास डायाथर्मिक वाल है वो हमें ऐसे फील हो रही होगी जैसे एक एडियाबैटिक वाल है, क्योंकि बेशक ये तीनों सिस्टम आपस में कनेक्ट तो हैं लेकिन इनके दरमियान कोई भी हीट का फ्लो नहीं हो रहा। और हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम सी है ये भी 10 केल्विन पे है, सिस्टम ए जो है ये भी 10 केल्विन पे है और सिस्टम जो बी है ये भी हमारे पास 10 केल्विन पे है। तो ये तो दोनों आपस में एडियाबैटिक वाल के साथ थे, इनके दरमियान कोई कंटेक्ट नहीं था। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ए का सी के साथ इक्विलिब्रियम पे था, इसी तरह बी जो है वो भी सी के साथ इक्विलिब्रियम पे है। तो ऑटोमेटिकली हमने देखा है कि इस टाइम जो हमारे पास ए और जो बी सिस्टम है ये भी आपस में क्या हो गए, थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं। तो इसी को हम कहते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। शॉर्ट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक और लॉन्ग के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। दोबारा हम बता देती हूँ, मेन स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट से एक्सप्लेनेशन है कि अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो सिस्टम है, ए और बी है हमारे पास दो सिस्टम, और हमारे पास वो दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं किसी तीसरे के साथ, तो इसका मतलब है कि वो ए बी जो है वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब है कि उनका टेम्परेचर, उनका प्रेशर और उनका जो वॉल्यूम है वो सारी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है ये आपस में इक्वल है। और पहले हम लोग कहते हैं कि ए और बी के दरमियान एडियाबैटिक वाला में इनके दरमियान कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन ये दोनों जो सिस्टम है वो थर्ड सिस्टम के साथ डायाथर्मिक वाल के साथ हैं। अगर डायाथर्मिक के साथ है तो इट्स मीन हमारे पास दोनों का जो है वो हमारे पास कॉन्टैक्ट है, मीन वो आपस में हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक सिस्टम जो है उसकी हीट ज़्यादा और दूसरे की कम है तो शुरू में क्या होगा कि जितना हीट ज़्यादा होगी वो हाई से लो की तरफ फ्लो होगी। स्टार्ट में ये प्रोसेस फास्ट होगा, फिर टाइम टू टाइम ये स्लो होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब दोनों सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये फ्लो जो होगा वो हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। सिमिलरली दोनों सिस्टम ये प्रोसेस करते हैं तो एक टाइम हम देखते हैं कि तीनों जो सिस्टम है ये हमारे पास एक जैसी स्टेट में आ जाते हैं, तो हम कहते हैं ये तीनों जो है वो आपस में हमारे पास इक्विलिब्रियम पे हैं। तो ये हमारे पास था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट इसके साथ हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे कंप्लीट डिटेल देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम बेसिक देख लेते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर बेसिकली हम लोग जो स्टार्ट लेते हैं, ये 9th क्लास में भी आप पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर में भी, कि हमारे पास यूनिट्स की टाइप हैं। दो यूनिट्स होती हैं, बेसिक यूनिट्स होती हैं और ड्राइव यूनिट्स होती हैं। बेसिक यूनिट्स क्या हैं, ऐसी यूनिट्स होती हैं उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं जो खुद ही हैं, मीन वो किसी से मिल के नहीं बनी, वो खुद ही हैं, लेकिन उनकी मदद से हम बाकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को ड्राइव कर सकते हैं। तो उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं बेसिक यूनिट। और जो टेम्परेचर है ये भी एक बेसिक यूनिट है। 7 यूनिट्स हैं और 7 में जो एक बेसिक यूनिट है ये हमारे पास टेम्परेचर है, जिसके अगर हम यूनिट की बात करें तो वो हमारे पास है केल्विन। और बेसिकली टेम्परेचर एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में बताती है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी हमारे पास ठंडी है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं हमारे पास चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट है, इसका मतलब है उसका टेम्परेचर हाई है। और अगर हम ये कहते हैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कोल्ड है, इट्स मीन उसका टेम्परेचर जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है।
और फिर अक्सर हम ये कह रहे होते हैं कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो उसमें सबसे मेन फैक्टर ये होता है कि हम ये कह रहे होते हैं कि ये दोनों सिस्टम जो है वो टेम्परेचर वाइज जो है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का टॉपिक है, मज़ीद हम लोग डिटेल में इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। तो ये आज का हमारे पास लेक्चर था जिसमें जो हमारे पास बेसिक शॉर्ट डेफिनेशन वगैरह थी और इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन था कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स तो आपने पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।